हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग कृपा एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपना रहेगा कोशिका से संबंधित। कोशिका, उसकी संरचना और प्रकार्य, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड टोटली अपना रहेगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी लेकर के आए हैं। और कोशिका से संबंधित आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी जानकारी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और इस जानकारी का निश्चित रूप से आप फ़ायदा उठाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। कोशिका संरचना और प्रकार्य, ये अपना टॉपिक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। तो इसकी शुरुआत अपन बहुत ही शानदार लाइनों के साथ करते हैं। देखो, आप में नीरसता का भाव आता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके सामने आपकी जो है डेट नहीं आ रखी है, तो प्रिपरेशन करने का मन नहीं होता है। तो ऐसे में ये लाइनें आपको मोटिवेशन देती है, मोटिवेशन का आपके काम करेगी कि भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 15 घंटे नहीं तुम 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना, रोज़ पढ़ाई जारी रखना। तो इसी के साथ ही अपन अपनी पढ़ाई जारी करते हैं, ठीक है। अपने टारगेट को ध्यान में रखें। अब आपका टारगेट, आपका लक्ष्य एनवीएस लैब अटेंडेंट पद पर नियुक्त होना है, तो ये आपका यहाँ पर निकट भविष्य आपका यहाँ रहने वाला है, तो इसको भी आप जहन में रखें। इसी के साथ ही अपन अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। कोशिका का सबसे पहले अपन सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय में कोशिका, जैसे मान लो कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की थी, इन सब चीज़ों से संबंधित अपन जो है सामान्य परिचय के अंतर्गत चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कोशिका जो है वो शरीर की क्या है भाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, क्रियात्मक, ठीक है ना प्यारे साथियों। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये कोशिका होती है, ठीक है ना। इसी से मिलकर पूरा शरीर बनता है। और दूसरी बात, कोशिका का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये होता है आपका कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट आता है कि आपकी कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, कोशिकाएं मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंगों से आपके पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसके बारे में आते हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है प्यारे साथियों। रॉबर्ट हुक आते हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई थी। और कब की गई थी, इसकी सन आप किया जाती है 1665 ईस्वी में। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो कोशिका थी जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, ये मृत कोशिकाएं थी, ठीक है ना, मृत कोशिकाएं। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने कर दी, जीवित कोशिकाएं किसने खोजी, जीवित कोशिकाएं खोजने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था भाई? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी है। और जीवित कोशिका की खोज इन्होंने कब कर दी थी? 1674 में ये इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा इसके सामान्य परिचय में कोशिका सिद्धांत भी आता है। क्या आता है प्यारे साथियों? ये आपकी एग्जाम के लेवल का तो नहीं है, थोड़ा अपर लेवल में मैं जाके बता रहा हूँ आपको। कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। तो ये आप एक बार का गो थ्रू पढ़ लें आप, है ना। स्लाइडन और स्वान ने इसका कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। और रुडोल्फ जो विर्चोव थे वो क्या कहते थे कि कोशिका सिद्धांत का इन्होंने रूपांतरण किया था किस चीज़ में, इन्होंने कहा था कि जो
ओमनी सेलुला ई सेलुला ऐसा एक शब्द दिया था, जर्मन शब्द। क्या दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो आपकी नई कोशिकाएं होती है ना, उनका निर्माण जो है वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये रुडोल्फ विर्चो ने बात की थी। याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, आपकी अपर लेवल की चीज़ें हैं। तो ये आपका सामान्य परिचय मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम प्रीवियस ईयर के जो सवाल थे, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे वो अपन देख लेते हैं इसमें। देखो, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये था कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग सुकेंद्रकों यानी यूकेरियोट्स में होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यानी प्रकेंद्रों में नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन आपका था कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, रसदानी और केंद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। आप सभी जानते हैं इसका केंद्रक, क्योंकि जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वही तो केंद्रीय होंगे ना, वही तो क्या होंगे? यूकेरियोट्स होंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये केंद्रक है वो संगठित रूप से, सुसंगठित रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सरल, इतने सरल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप है कि 11th-12th की जो है वो बुक्स पढ़ने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ 11th-12th नहीं, आपके कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो NCERT आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 50+ अंक लाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। तो आप, और इनमें भी क्लास 8 की जो NCERT है, 8वीं क्लास की NCERT बुक है, अगर उसको आप कंटेस्ट कर लेते हो, अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 50+ नंबर जो है वो कहीं नहीं जाने वाले प्यारे साथियों। और यकीन मानिएगा, देखिएगा आप खुद देख सकते हैं, ये कक्षा 8 का ही आपका सवाल है, पेज नंबर 95 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो ये देखिएगा, ये भी आपका सवाल है जो NVS 2022 में आया था, पिछला भी NVS 2022 में ही था। कक्षा 8 की जो बुक है उसका 8वां पार्ट है और आपका पेज नंबर 95 पे ये चीज़ साफ साफ ये चित्र बना हुआ है। ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कक्षा 8 के NCERT के बारे में चर्चा करता हूँ और यहीं से आपके 50+ आने की बात कहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो आधार अपन चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनका विश्लेषण हमने किया है, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो कक्षा 8वीं की NCERT से ही आपके पूछे गए हैं। तो ये सवाल क्या है? निम्न कोशिकाएं कहाँ हो सकती है? तो यहाँ पर एक प्रयोग के द्वारा दिया गया है बुक में, जो सीधे सीधे लिखा है कि गाल की जो है एक कोई तिल्ली या कुछ कुर्चना वगैरह कुछ लेकर के आप मुंह में लेकर के जो आपके गाल की कोशिकाएं हैं उनको कुचलिए, फिर उसका स्लाइड पे लेकर के सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं नज़र आएंगी। तो ये जो है मुख के स्तर की कोशिकाएं जो होती है वो है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर ये रहेगा ए। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि इन सभी के आंसर आपको पता होगा। मैं केवल और केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सरल प्रश्न आते हैं जिनका आधार केवल और केवल NCERT कक्षा 8 है। बार बार मैं इस चीज़ पे कह रहा हूँ। नेक्स्ट और देख सकते हैं आप, ये तो इसका आंसर है। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? स्क्वेम एपिथेलियम या फिर मुंह के स्तर की कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो ये आपकी कक्षा 7 का सवाल है प्यारे साथियों। ये किसके सहारे लेते हैं? किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ये सांस लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इतने सरल प्रश्न कोशिका टॉपिक से पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने जो 6 से 8 के लेवल अगर आप कवर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो पाएंगे। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है और जानकारी बहुत बेहतरीन आपको लग रही है, कंटेंट भी अच्छा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट आपको टॉपिक कौन सा रहना चाहिए, ये चीज़ें भी आप मुझे बताएं। इसी के साथ ही अब अपन जो संभावित प्रश्न हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं, और आपकी कक्षा 8 का जो NCERT में जो दे रखा है कोशिका वाला चैप्टर, उसको पूरी तरह से कवर करते हुए
इन प्रश्नों के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने यह है कि ये किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। क्या ये बात ठीक है? दूसरा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। क्या ये भी ठीक है? ये तो बिल्कुल ठीक होगा। ये तो बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुर्ग का अंडा है। क्या ये भी ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है पहले साथियों? ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा, इसमें ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बुक से अपन समझते हैं कि कोशिका की खोज। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से क्या किया? अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठयुक्त अर्थात या अथवा विभाजित बक्से देखे। जो देखो इस चित्र में आपको निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। इन चित्रों को आप ध्यान रखें कि कौन सा चित्र कहाँ से है, किस चीज़ का है। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको दिखाई दिए थे। ठीक है ना? रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं ये आपकी है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये चित्र देके पूछा जा सकता है ये कौन सा चित्र है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, देखो उन्होंने ये भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स में दूसरे से जो है एक दीवार अथवा विभाजित जो है एक दूसरे को पट्टी जो है विभाजन पट्टी द्वारा अलग कर रही है। यानी जो छेद बन रहे हैं ये पट्टी के द्वारा एक दूसरे छेद को जो है अलग कर रहे हैं। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया था। हुक के द्वारा देखी गई पक्षीनुमा संरचनाएं वास्तव में कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद ही देखा गया। अभी हमने बात की थी जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब? 1674 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक के लगभग 150 वर्षों बाद तक कोशिका जो विषय था कोशिका, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, बहुत कम जानकारी थी। लेकिन आज जो है इसकी संरचना और कार्य से संबंधित जो अपने पास बहुत सारी जानकारी है। और ये कैसे संभव हो पाया है? ये अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से और अन्य जो तकनीकी है इसके द्वारा ये संभव हो पाया है। ठीक है। इसके अलावा देखो कोशिका की और भी चीज़ें देखो, अभी हमने शुरुआत में बताया था कि संरचनात्मक और क्रियात्मक, जिन्हें देखो इनको एक रूप में कहें तो मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है ना? जैसे कोई अपन मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उसके लिए जिस प्रकार से ईंटें जरूरी होती है, जिस प्रकार ईंटों से मिलकर एक भवन बनता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर किसी भी प्राणी का शरीर बनता है। ठीक है। भवन के लिए ईंटें और सजीवों के कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। चित्र 8.2 ए और बी देख सकते हैं आप, पहले देखें आप। चित्रों को तो बहुत आपको विशेष रूप से देखना, क्योंकि चित्र के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इनको भी आपको देखना है। पहला है ईंट का बना हुआ दीवार है। दूसरा है ये प्याज की झिल्ली है आपके सामने। ठीक है। तो ये इस प्रकार की है। ठीक है। अब चलते हैं अपन वापस वहाँ पर। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक जटिल होती है, बिल्कुल अधिक जटिल होती है। ये पहेली है प्यारे साथियों, आप सभी जानते होंगे पहेली और बूझो। ये जिज्ञासु बच्चे हैं जो प्रश्न करते हैं और इनके जवाब भी टीचर्स के माध्यम से या दिए जाते हैं। ठीक है। ये क्या पूछ रही है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या ये एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? तो पहली मैं आपको बता देता हूँ, मुर्गी का जो अंडा है वो एकल कोशिका ही है, एकल कोशिका का ही उदाहरण है। ठीक है ना? इसको भी आप समझ लेते हैं। ये चित्र आपने देख लिया होगा। देखो, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है।
अब चलते हैं कोशिका की साइज के बारे में। कोशिका की साइज कितनी बड़ी होती है, कौन कौन सी साइज है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, इनसे संबंधित। सजीवों में कोशिकाओं का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी कि माइक्रोमीटर कह सकते हैं या माइक्रोन कह सकते हैं। यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या होगा, माइक्रोमीटर या माइक्रोन कह सकते हैं। या फिर कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है। इन्हें नग्न आंखों से दिखाई ये नहीं देती है, अगर नग्न आंखों से अपन नहीं देख पाते हैं इनको, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे बड़ी कोशिका का साइज है आपका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि क्या है भाई, जीवाणु कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो इसका साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जीवाणु कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसकी साइज आपके सामने हो जाती है 170 mm से 130 mm होती है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। छोटे रूप में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। नेक्स्ट आता है आपके सामने एक कोशिका और बहु कोशिका का कंसेप्ट आता है। इसमें है कि ऐसी कोशिकाएं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहु कोशिकीय होती है, आप सभी जानते हैं। और जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वो उन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप जान सकते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, ये आपका अमीबा और आपका यूग्लिना जो एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखो एक कोशिकीय और कौन है, WBC जो है ना, वो भी एक कोशिकीय संरचना है। मनुष्य की जो WBC है, वाइट ब्लड कार्पसल्स या वाइट ब्लड आपकी कार्पसल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें कहते हैं या श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, वो भी क्या है, एक कोशिकीय संरचना का ही उदाहरण है। इनकी विशेष बात क्या है, ये अपनी आकृति में बदलाव करती रहती है। WBC एक कोशिकीय है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। आपके सामने प्रश्न आता है नेक्स्ट, कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। इन घटकों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार आप करें, बताएं, देखें, आप विचार करें इन पे, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यह आप देखें। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से, अपने मन में इनका उत्तर जानें, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो ये इसके ऑप्शन है, क्या तीनों चीज़ें केवल 1 और 2 सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है, क्या 1 2 3 और सही है। तो तीनों ही बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे है, इनके बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। दूसरा है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है। ये भी ठीक बात है और ये भी ठीक थी। क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक केंद्रक में उपस्थित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये जो व्याख्या है ये संक्षिप्त रूप है, इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें एक जगह यहाँ पर कर दी गई है। नेक्स्ट है, इसकी जो बुक में क्या दे रखी है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कोशिकाओं के भाग जो है, इसके भाग कौन कौन से हैं, भाग से संबंधित चीज़ें हैं। देखो, कोशिका झिल्ली, कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चित्र 8.7 में भी आपको बता रखी है। यानी 2 कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं, है ना। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। आ गई ना बात। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये सहरंध्र होती है। पारगम्य झिल्ली भी जिसे बोला जाता है। तो देखो,
पहले मैं आपको 8.7 वाला चित्र भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा चित्र, ये देखो 8.7 का ये पादप कोशिका है, एक तरफ जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। कोशिका झिल्ली दोनों में है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और कोशिका भित्ति इनमें क्यों पाई जाती है इसकी भी अपन बात करेंगे। ये देखो रिक्तिका, जो इन दोनों में अंतर भी हो जाएगा और आपको चीज़ें भी पता लग जाएगी। ये जो बीच का पार्ट है कौन सा, ये वाला जो खाली खाली सफ़ेद वाला पार्ट है, इसमें ये क्या है, रिक्तिका है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी। तो ये प्रश्न बनता है कि पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है, तो बड़ी होती है जंतु कोशिका की तुलना में। और जंतु कोशिका में देखो छोटी सी है रिक्तिका। फिर यहाँ पर केंद्रक दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य जो है ये भी दोनों में होता है। ये यहाँ पर जो बिखरे हुए ये चीज़ें पड़ी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ वगैरह, ये सारी चीज़ें कोशिकांग जिन्हें कहते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पर भी है देखो, ये हरितलवक पड़ा है इधर, है ना। तो ये सारी चीज़ें राइबोसोम इनमें जैसे वगैरह बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये आपको हरितलवक यानी प्लास्टिड, जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बात अपन ने कर ली है। और अब देखो कि ये सैरंध्र होती है और क्या होता है, सैरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों की कोशिकाओं में आवागमन का ये नियमन करती है। कौन, कोशिका झिल्ली। अब देखो दूसरा, यही इसकी जानकारी है कि प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति समझ रहे हो ना। कोशिका भित्ति केवल जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल और केवल पादप कोशिका में। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य क्या होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य आपका एक जेली जैसा सामान जो है, जेली के समान जो है पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो लाइन है, ये जो आपका चित्र है, इसको आप याद रखें कि ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आपको इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें ये आपको केंद्रक दिख जाते हैं और ये आपकी कोशिका द्रव्य आपको दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। अब देखना, हाँ ये पहली थी, वो पहले वाली जो पहली थी, और ये जो है बूजो नाम का लड़का है। ये क्या पूछ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों की कोशिका भित्ति पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये भी अपन जान लेते हैं कि कोशिका भित्ति है ना, ये क्यों आवश्यक है, इसका काम क्या है, ये भी अपन जानते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली अतिरिक्त संरचना पौधों को कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए, पौधे की कोशिका उसकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु और वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों की सुरक्षा से, मतलब आवश्यकता होती है इनकी सुरक्षा से, इन परिवर्तनों से प्रभावित है, क्योंकि वे चल नहीं पाते हैं। इन सारी चीज़ों को लिए जो कोशिका भित्ति है वो इनके काम आती है, इनकी सहायता करती है। किन सभी चीज़ों के लिए, भाई ताप में परिवर्तन हो गया है, तीव्र गति से हवा चल रही है, तो उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति इनके लिए काम आती है, ठीक है ना। क्योंकि ये चल नहीं सकते, वह इन परिवर्तनों को प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का परीक्षण जो है इन पौधों पर भी आप देख सकते हैं, इन पौधों की पत्तियों पर भी आप कर सकते हैं ना। रोडेंस्केंसिया, हिलोडिया और रोइयो, ठीक है, इन पत्तियों पर भी इसमें परीक्षण जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखो, ये आप देख सकते हैं, ये आपके प्रश्न पूछा था, ये जो है कि ये कहाँ की कोशिकाएं हो सकती है, तो ये मनुष्य के गाल की कोशिकाएं, कपोल कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। तो ये भी आप समझे, ये एज इट इज सवाल आया था ना, डायग्राम है जैसा जैसा। फिर आता आपका कोशिका द्रव्य। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग जिन्हें कहते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, राइबोसोम होता है इत्यादि, है ना। इन सभी विषयों के बारे में जो है कक्षा 8 में नहीं है, इन्होंने कहा कि आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे,
ठीक है ना। लेकिन इन तीन तीन चीज़ों को तो मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। मान लो इनकी खोज से संबंधित है या इनके जो पार्ट है इनसे संबंधित जो प्रश्न है आपके सामने पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप ये जानें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है भाई, शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। ये आपका सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। और इसका अन्य नाम अगर देखा जाए तो पावर हाउस कह सकते हैं, किचन हाउस कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही। सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसकी खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो किसने कर दी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की देखो खोज करता तो थे आपके अल्टमान, ठीक है ना, अल्टमान, ठीक है ना। खोजकर्ता कौन कौन थे, अल्टमान और कोलिकर तो आपके क्या थे भाई, खोजकर्ता। कोलिकर, अल्टमान और कोलिकर ने तो इसकी खोज कर दी थी, है ना, 1880 में। सन याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको नाम देने वाला एक बंदा अलग से था, उसका नाम था बेंदा। क्या नाम था, बेंडा। बेंडा के द्वारा इसको नाम दिया गया था, नामकरण इसके द्वारा किया गया था। और खोज है अल्टमान और कोलिकर के द्वारा की गई थी। अब चलिए इसकी संरचना के बारे में समझ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखो, इसकी संरचना में क्रिस्टी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो उभारनुमा संरचना इसमें पाई जा रही है, उभारनुमा संरचना है, ये क्रिस्टी कहलाती है प्यारे साथियों, ठीक है ना। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, क्रिस्टी कहलाती है, ठीक है। और इसकी देखो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें इनर है या आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसमें जैसे ये राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर ये आपका डीएनए है, और ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है ये मैट्रिक्स पार्ट कहलाता है ना। और ये यहाँ पर आपका जो यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है बीच में, तो ये क्या आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हो जाता है। इसमें डीएनए है, वर्ताकार डीएनए होता है। और ये राइबोसोम जो है ना, ये राइबोसोम जो है 80S प्रकार का इसमें पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। और यहाँ पर देखो ये जो चीज़ें आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे ये कण, ये F1, F0 और F1 कण है, ये जिन्हें हम ऑक्सीसोम कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, सोम है ये ना, ऑक्सीसोम कहते हैं। ये क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, ये क्रिस्टी जो है ना इसके ऊपर ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कोशिकांग जो है वो आता है कौन सा, गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाय। तो ये रहा आपका गोल्जिकाय। गोल्जिकाय में देखो नीचे का सिरा ट्रांस है, ऊपर का सिरा जो है सिस भाग है। ये आपका सवाल पूछा हुआ है, ट्रांस और सिस किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, या आवेशन किस कोशिकांग में होता है। तो ये ट्रांस और सिस जो है गोल्जिकाय में आवेश का काम करते हैं, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सिस्टर्नी पाई जाती है, संक्रमण पुट्टिकाएँ होती है, लूमेन होता है, ठीक है, स्रावी पुट्टिकाएँ भी इसमें पाई जाती है, और नई कोशिकाएँ जो होती है इनका निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो इसी के साथ ही अब इसके खोजकर्ता भी देख लेते हैं। तो गोल्जिकाय जो है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, आप सभी जानते भी होंगे, कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जिकाय की खोज है कैमिलो गोल्जी, से गोल्जी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, तो सन याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नाम आपको ज़रूर याद रखना, कैमिलो गोल्जी। तो ये पादप कोशिका में तो क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है ना। पादप कोशिका में तो छोटे होंगे, और जंतु कोशिका में ये क्या होते हैं भाई, बड़े होते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। तो गोल्जिकाय के काम क्या क्या होते हैं, शरीर में काम क्या करता है। सबसे प्रमुख काम होता है श्रवण का, इसका है ना, रिलीजिंग का, श्रवण करता है ये शरीर में, ठीक है ना। प्रमुख चीज़ें जो है जैसे ये प्रोटीन और वसा की पैकेजिंग भी करता है, ठीक है, यानी ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका श्रवण करता है, और वसा और प्रोटीन की पैकेजिंग करता है शरीर में। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्या करता है,
कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, ये इसका जो है क्या करता है, कोशिका जो है प्रोटीन के लिए ये रास्ता तैयार करता है कि प्रोटीन जो है आप अभी आ सकते हैं, अभी नहीं आ सकते, तो प्रोटीन के लिए रास्ता तैयार करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक हवलदार कहते हैं इसको, ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक हवलदार, ये चीज़ आप याद रखें। कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहा जाता है, तो आपको गोल्जिकाय, गोल्जिकाय को कहा जाता है। गोल्जिकाय और का क्या काम करता है, गोल्जिकाय जो है जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उसकी जो एक्रोसोम होता है ना, यानी एक्रोसोम जो सिर होता है, यानी ये जो मान लो, एक मिनट में बनाता हूँ यहाँ पे, ये मान लो शुक्राणु होता है, ये ऐसे इस प्रकार से हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शुक्राणु है, तो इसका जो सिर होता है, एक्रोसोम जिसे कहते हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम है ना। शुक्राणु के सिर का निर्माण कौन करता है भाई, शुक्राणु का सिर का निर्माण कौन करता है, गोल्जिकाय करता है। तो एक्रोसोम जिसे कहते हैं उसका निर्माण करता है। और जो पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है उस टाइम खांच का निर्माण भी यही करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गोल्जिकाय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया था राइबोसोम, क्या दिया गया था भाई, राइबोसोम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, गोल्जिकाय पढ़ा, और राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो आपको सभी बता सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, साफ साफ लिखा है कि आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, फिर भी ये 3 आ चुके हैं, तो मैं आपको 3 की जानकारी आपको दे देता हूँ। अब अपन पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। राइबोसोम में क्या क्या होता है, देखो इसकी बड़ी उप इकाई होती है, इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा mRNA होता है और tRNA होता है ना। और इसकी छोटी यूनिट्स भी है, देखो ये छोटी है और ये बड़ी यूनिट है, ये होता है राइबोसोम। अब देखो वही चीज़, इसकी खोज करता कौन है, राइबोसोम की खोज किसने की सबसे पहले, तो राइबोसोम की खोज जो है वो देखो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ लोग पेलेट भी बताते हैं और कुछ जो है क्लाड भी बताते हैं। इसकी खोज जो है कुछ लोग तो बताते हैं क्लाड ने की थी, ठीक है, या फिर दूसरा नाम और आता है पेलेट ने की थी, पेलेट, पेलेट और क्लाड, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूजन वाले, या तो दोनों में से एक नाम आएगा या फिर दोनों, ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है, इसकी खोज पेलेट ने की थी और नामकरण क्लाड ने किया था, या फिर खोज क्लाड ने की, नामकरण पेलेट ने, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो राइबोसोम है ये जो है सबसे छोटा कोशिकांग है, ये बात आप याद रखें, सबसे छोटा कोशिकांग आपका कौन सा है भाई, राइबोसोम है। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आप जानते ही होंगे। राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की क्या कहा जाता है भाई, फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको राइबोसोम को ही कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री के अलावा कोशिका का इंजन भी इसी को कहा जाता है ना, कोशिका का इंजन भी इसी को ही कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका का इंजन इसे कह सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के जो है क्या RNA जो इस राइबोसोम है वो पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार का और 80 इस प्रकार का। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका है उसकी खोज पोर्टर ने की थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भी कोशिकांग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 ही बता रहा हूँ। प्लास्टिड के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, प्लास्टिड का भी जिक्र आएगा। तो प्लास्टिड की खोज जो है वो हैकल ने की थी, किसकी खोज भाई, प्लास्टिड, प्लेस्टिड जिसे कहते हैं, प्लास्टिड अपन कह सकते हैं, प्लास्टिड के बारे में बता देता हूँ। इसकी खोज आपके हैकल ने की थी, हाँ। और ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी याद रखें। प्लास्टिड की खोज हैकल ने की थी और ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, सबसे छोटा राइबोसोम था और सबसे बड़ा क्या था भाई, प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो है ये 3 प्रकार का होता है, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है जिसे हरित लवक जैसे, हाँ क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक जिसे कहते हैं, है ना, हरित लवक,
हरित लवक, जिसकी वजह से पौधों की जो पत्तियां होती है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरित लवक, हरित लवक है ना। अब पूछा जा सकता है कि हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखो एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, इसमें एक वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल एक वर्णक होता है। तो इस क्लोरोफिल में जो है तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है इसमें तत्व पाया जाता है। इस चीज़ की भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये आपका प्लेस्टिड भी इसमें हो जाता है। तो इसके बाद जैसे मान लो इसके अलावा अपन देखें तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ये देखो। अब केंद्रक की बात आती है, केंद्रक जो है, ठीक है, केंद्रक के बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लो कि सजीव कोशिका का ये एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ये आप जानते ही होंगे केंद्रक के बारे में, ठीक है। और इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है, या केंद्रक आवरण भी जिसे कह सकते हैं। यह झिल्ली भी सैरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है ना, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। प्यारे साथियों, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस कहा जाता है इंग्लिश में। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे समान संरचनाएं पाई जाती है, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। ये जीन के धारक होते हैं तथा आनुवंशिक गुणों को जनक से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। कौन? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का वहन करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही आपको दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर एक केंद्रक आया है, इसकी भी मैं आपको खोज बता देता हूँ। इसके खोजकर्ता कौन है? केंद्रक है ना, इसके खोजकर्ता आपके रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है भाई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज इसकी की गई थी 1831 में, ठीक है ना। सन याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी, आर्किड की जड़ों में की गई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसे मान लो केंद्रक का अपन अध्ययन करते हैं ना, इसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आपका जो गुणसूत्र की यहाँ पर बात आई है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि जो आपका गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले जो है इसकी खोज किसने की थी? गुणसूत्र की जो खोज है वो किसने कर दी थी प्यारे साथियों? देखना एक बार, गुणसूत्र है, इसकी खोज किसने कर दी? गुणसूत्र, गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र की खोज करने वाला व्यक्ति था स्टारबर्गर। क्या था? स्टारबर्गर। बर्गर खा के इन्होंने क्या कर दी थी? खोज कर दी थी। स्टारबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी, जबकि इसको गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्डेर ने। वाल्डेर के द्वारा इसको गुणसूत्र नाम दे दिया गया था। और गुणसूत्र सिद्धांत का अगर पूछा जाए तो सट्टन और बेवरी ने, ठीक है ना, सट्टन और बोवेरी जो थे, इन्होंने गुणसूत्र का सिद्धांत जो है वो दिया था। तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये गुणसूत्र के बारे में जानकारी है। गुणसूत्र क्या होते हैं, इनसे संबंधित, इन पर जीन पाए जाते हैं, इनसे संबंधित यहाँ पर अपन चर्चा और कर लेते हैं। ये रहे देखो जीन, ये आपकी कक्षा 8 के ही हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। सजीव में क्या हुई? आनुवंशिकता की इकाई है। ये जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षणों में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ है कि अपने माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। माता पिता से हम सभी को लक्षण प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी है तो संभवतः ऐसा है कि आपकी आंखें भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी कैसे हो? घुंघराले हों। तो ये सब जीन की वजह से ही होता है। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
जनक से अगर भिन्न प्रकार का जीन प्राप्त हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आप पैतृक जो है अपने माता पिता जैसे ही हो। अगर जीन भिन्न होता है तो लक्षण आपको प्रकट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद देखो, वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलाप को जो कोशिका के अदर जो क्रियाकलाप होते हैं उनका भी नियंत्रण करता है। कौन? केंद्रक। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य, सजीव जो भी कोशिका है ना उसका जितना भी जो संगठक है उसमें कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य जो है, सारी चीजें हैं, उन सभी को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया है। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म उसको कहा जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ये निश्चित रूप से आप याद रखें, है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया था आपका न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस क्या होता है? इसकी खोज फोटोन ने की थी और ये आपका क्या है भाई, झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है और सक्रिय रूप से आरएनए का संश्लेषण करता है। और इसको जो है राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है ना, राइबोसोम की फैक्ट्री। जब देखो प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम, और राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को कहा जाता है। ये अत्यधिक मात्रा में केंद्रक विभाजन करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की जो संख्या है वो सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ भी आप याद रखें कि जो ज़्यादा कोशिका विभाजन करेगी ना वहाँ पर केंद्रिका अधिक होगी। तो ये होता आपका केंद्रिका से संबंधित। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये रहा। इसमें देखो, प्रोकैरियोट्स कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिएगा। फर्स्ट है आपके सामने केंद्रक, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा है आपका विषाणु और नीले हरे शैवाल जो है इसके उदाहरण हैं। तो क्या दोनों बातें ठीक है? नहीं, केवल एक बात ठीक है। यहाँ पे जो नीले हरे शैवाल और विषाणु है वो नहीं होते, विषाणु की जगह जीवाणु होता तो ठीक हो जाता है। देखो इसकी डिटेल जो व्याख्या है वो भी यहाँ पर दे रखी है, ये रही। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें प्याज और मानव की जो कोशिकाएं हैं वो यूकेरियोट्स होती है। देखो बुक में जो दे रखा है उसको अपन बात कर लेते हैं, ये रहा। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। यहाँ से आपका सवाल बना था प्रीवियस ईयर का। ठीक है ना, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और इस प्रकार के जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। किसके? प्रोकैरियोट्स के। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित शब्द को देखें, ऐसे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाए जाएंगे ना उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। और ऐसे जीवों को यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपकी पिछली बार बन गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कथन आपके सामने, जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक संरचना पाई जाती है ना, अतिरिक्त आवरण पाया जाता है। क्या ये बात ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपके सामने, प्लास्टिड नामक रंगीन कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तीसरा है, जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो देखो ये बात गलत है, फर्स्ट ऑप्शन वाले। जंतु कोशिका में पादप के भीतर पादप के अलावा कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये बात गलत है।
क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। बाकी ये सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 और 3 वाला जो होगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या भी अपन देख लेते हैं। ये रही इसकी व्याख्या, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो बुक वाला आपने दे रखी है इसमें ये चीज़ अपन देख लेते हैं। प्याज की जो कोशिकाएं होती है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा जो खाली खाली स्थान दिखने वाली जो संरचनाएं देखी थे ना, वो खाली संरचनाएं क्या थी, या फिर पादप कोशिका में जो बड़ी संरचना आपको दिखाई देती है, बीच वाला पार्ट आपने देखा था, वो रिक्तिका है। रिक्तिका को रसधानी भी कहा जाता है। ठीक है, रिक्तिका जब नाम आया है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिक्तिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका के आवरण जो पाया जाता है बाहर, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है ना, ये मात्र एक हो सकती है और बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली में दिखाई देती है। ठीक है, गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी थी, पादप कोशिका में बड़ी है और जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी होती है। तो ये चीज़ आप विशेष रूप से याद रखें। बड़ी रिक्तिका आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में ये बहुत छोटी होती है। ये बात अभी हमने जान ली है। ट्रोडेकेंस या पत्ती की कोशिका में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव में छितरी रहती है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड के बारे में अभी हमने जाना ही था। ठीक है, ये विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, कुछ में, जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। और इनमें तत्व कौन सा होता है प्यारे साथियों? मैग्नीशियम तत्व पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम तत्व इनमें होता है। हरे रंग का जो प्लास्टिड है इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है या हरित लवक कह सकते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं और आपको याद भी होगा ना कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल आपके सामने रहेगा। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्न में से कौन सी कोशिकाएं करती है? क्या गोलाकार कोशिकाएं करती हैं? क्या शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं वो करती है, या तर्कुरूपी कोशिकाएं, या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं। कैसे करती है, कौन कौन सी है, ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपकी कोशिकाएं हैं, है ना। गोलीय, सामान्यतः कोशिकाएं गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्कुरूपी होता है ना, तर्कुरूपी होगी, वो लंबी होती है, वो तर्कुरूपी है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित भी होती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, ये शाखान्वित होती है। अब देखो यहाँ पर ये रहा, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण और समन्वयन का कार्य करती है। ठीक है, इनके चित्र आप देख सकते हैं। ये आपकी ब्लड कोशिका है, यानी गोलाकार रक्त कोशिका है। दूसरी आपकी तर्कुरूपी कोशिका है, लंबी लंबी। और ये शाखा वाली जो कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने कोशिका का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। ठीक है, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।